गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज अपना बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। जानिए हमारे कानून के अंदर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग फर्स्ट संहिता का परिचय। यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सबको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कानून को जिन विभिन्न विभागों में विभाजित किया जा सकता है उनमें से सबसे आम है दीवानी और फौजदारी, क्रिमिनल और सिविल मैटर्स। मूल और विशेषण या प्रक्रियात्मक कानून, प्रोसीजर्स लॉ। यह संहिता हम सिविल से संबंधित है। मूल कानून पार्टियों के अधिकार और देनदारियों से संबंधित है, जबकि विशेषण प्रक्रियात्मक कानून इन अधिकारों और देनदारियों के प्रवर्तन के लिए अभ्यास, प्रक्रिया और तंत्र से संबंधित है। दूसरे शब्दों में वास्तविक कानून अधिकारों और देनदारियों को परिभाषित करता है, जबकि प्रक्रियात्मक कानून उपचार निर्धारित करता है कि उसका उपचार क्या है। जैसे दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और जमीन का मामला, तो वो क्या होगा? दीवानी मामला, सिविल मैटर्स। ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, उसे क्या बोलेंगे? फौजदारी मामला, क्रिमिनल मैटर्स। आप लोगों को समझ में आया आसान भाषा में? मूल कानून का संबंध उन उद्देश्यों से है जो न्याय प्रशासन चाहता है। प्रक्रियात्मक कानून उन साधनों और उपकरणों से संबंधित है जिनके द्वारा उन लक्ष्य को प्राप्त किया जाना। मूल कानून के उदाहरण हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विशिष्ट राहत अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, सक्सेशन, किसी को गोद लिया गया है, किसका उत्तराधिकार है, पिता के मर जाने के बाद किसका कौन अधिकारी होगा उस प्रॉपर्टी का, वो सारे दीवानी मामले के अंदर आते हैं, सिविल मैटर्स के अंदर। अगर किसी संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं है तो वो संपत्ति ट्रस्ट में दी जाती है या उस संपत्ति को गवर्नमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है, एक्वायर कर लेती है। सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल कोर्ट अधिनियम, प्रेसिडेंसी, टाउन स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, सभी विशेषण या प्रक्रियात्मक कानून के उदाहरण हैं। प्रक्रियात्मक कानून, प्रोसीजर लॉ, उचित समझ के लिए मूल कानून का अध्ययन करना अति आवश्यक है। प्रक्रियात्मक कानून न्याय की सुविधा प्रदान करने हेतु इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है सिविल लॉ के बारे में। सिविल प्रोसीजर्स लॉ कोड 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता की व्याख्या। सिविल प्रक्रिया संहिता की व्याख्या बताने वाला हूं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रक्रिया के नियम न्याय प्रशासन के लिए एक सेवक होने का इरादा रखते हैं और उनका उद्देश्य न्याय के प्रशासन में बाधा डालना नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करना है। उन्हें उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए जहां तक संभव हो। तकनीकी आपत्ति को पर्याप्त न्याय के कारण को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप लोग क्या समझे? बिना प्रोसीजर के हम लोग पता नहीं लगा सकते वहाँ पे क्या घटना कारित हुई है और किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हमें बहुत ही पेचीदे तरीके से चीज़ों को समझना पड़ता है और बहुत गहराई में जाकर ही उस चीज़ों तक पहुँचा जा सकता है और सच का पता लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रक्रिया एकमात्र मशीनरी है और इसलिए इसे इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि वास्तविक अधिकारों के परिवर्तन को प्रभावी बनाया जा सके। जिसके साथ जो निर्दोष है उसे न्याय अवश्य मिलना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रक्रियात्मक कानून अत्याचारी नहीं बल्कि नौकर होना चाहिए, बाधा नहीं बल्कि न्याय की सहायता करना है। यह बुद्धिमानी से देखा गया है कि प्रक्रियात्मक नुस्खे दासी है ना कि मालकिन। स्नेक न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं है। जहां गैर अनुपालन, हालांकि प्रक्रियात्मक
निष्पक्ष सुनवाई या पक्षकारों को न्याय करने में पूर्वाग्रह को विफल कर देगा। नियम अनिवार्य है, बिना नियम के न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन व्याकरण के अलावा अगर किसी मामले में न्याय संगत निपटारे के लिए उल्लंघन को चोट के बिना ठीक किया जा सकता है तो हमें नियामक को स्थापित नहीं करना चाहिए। सिविल प्रक्रिया का संहिता का जो इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। जुलाई 1959 के पहले दिन से पहले भारत में समान नागरिक प्रक्रिया संहिता नहीं थी। देश के विभिन्न भागों में सिविल प्रक्रिया विभिन्न प्रणालियों में थी, इतना अधिक कि 9 से कम भिन्न नहीं थे। बंगाल में एक साथ सिविल प्रक्रिया की प्रणाली लागू थी। भारत के अन्य हिस्सों में प्रणाली की प्रक्रिया समान रूप में असंख्य में थी। प्रणाली थी ना, वो असंख्य रूप में थी। मामलों की स्थिति से उत्पन्न होने वाली बुराइयों को महसूस किया गया था, इसलिए वर्ष 1859 में पहली समान नागरिक संहिता लागू की गई थी, जिसने कई प्रक्रिया संहिताओं की बुराइयों को कुछ हद तक दूर किया। लेकिन 1859 की संहिता साथ परेशानी यह थी कि नहीं था सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स पर लागू होता है, और ना ही ऐसा किया। बाद में इस संहिता का विस्तार पूरे ब्रिटिश भारत में कर दिया गया। इसे उनके संबंधित चार्टरों के आधार पर उच्च न्यायालयों पर भी लागू किया गया था। हालांकि संहिता के कई दोषों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये खराब व्यवस्था और अपूर्ण थी। ये पूर्ण नहीं थी, पूरी नहीं थी, अधूरी थी। इसके लिए 1877 की एक नई संहिता को पारित करना अति आवश्यक हो गया था। यह भी उद्देश्य को अच्छी तरह पूरा नहीं कर सका और उसमें कई संशोधन किए गए। 5 वर्षों के बाद 1882 में एक और संहिता लागू की गई। 1882 की संहिता को वर्ष 1908 में वर्तमान संहिता द्वारा पूरक किया गया था। इस प्रकार 1908 में वर्तमान नागरिक प्रक्रिया संहिता लागू की गई थी। समय समय के साथ इसमें कुछ संशोधन अमेंडमेंट्स किए गए और करना आवश्यक समझा गया, जिससे हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसके अंदर समय समय पर संशोधन किया गया है हमारी आवश्यकता के अनुसार। 1908 की संहिता के प्रावधान ताकि इसे अधिक सार्थक बनाया जा सके और नागरिक न्याय के प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके, इसलिए वर्ष 1976 में 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों में एक व्यापक संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था। वो अमेंडमेंट क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नैसर्गिक न्याय के स्वीकृत सिद्धांतों, दीवानी मुकदमों के शीघ्र निपटारे और शीघ्र निपटारण के लिए कार्रवाई के अनुसार वादियों की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। इसलिए नागरिक मुकदमेबाजी में देरी से बचने के लिए और यथासंभव सरलीकृत प्रक्रियाओं के ताकि समुदाय के गरीब वर्ग के लिए उचित सौदा प्राप्त किया जा सके, जो कि वर्ष 1976 में इस तरह के व्यापक संशोधन के लिए प्रचलित थे। बात यह है ना कि सिविल प्रोसीजर जो दीवानी मामले जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उसमें बहुत लंबा समय बीत जाता है, इंसान मर जाता है और उसके बाद तक भी न्याय नहीं होता है और न्याय होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। इस वजह से संशोधन किया गया और हमारे गरीब वर्ग के लोगों को उचित न्याय मिल सके, इसलिए संशोधन किया गया। 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या 5 1 जनवरी 1909 को लागू हुई,
जहां सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्या 104 1 फरवरी 1977 को लागू हुआ, नागरिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और 2000 की संहिता 1 जुलाई 2002 को लागू हुई। ये सारे अमेंडमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता कहाँ लागू होती है? सीमा और प्रयोज्यता कोड को पूरे भारत में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड राज्य जनजातीय क्षेत्र के अंदर भी सिविल प्रोसीजर कोड लागू होती है। उससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती थी, मगर लेटेस्ट अमेंडमेंट संशोधन के अंदर अब सिविल प्रोसीजर कोड संपूर्ण भारत पर लागू होती है। यह संहिता आंध्र प्रदेश राज्य और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश, अमीन द्वीप समूह और पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टनम एजेंसियों तक भी फैली हुई है। ऐसे में किसी भी नियम या विनियम के लागू होने पर कोई पूर्वाग्रह नहीं है। द्वीप एजेंसियां या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा संहिता के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर भी लागू किया गया। संहिता का उद्देश्य जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, सिविल न्यायिक न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को समेकित संशोधित करना। दोनों एक कानून को समेकित करने का अर्थ है कि किसी विशेष विषय से संबंधित वैधानिक कानून को एकत्र करना और इसे अद्यतित करना ताकि यह उस समय मौजूद परिस्थितियों पर लागू हो सके जब समेकित अधिनियम लागू होता है। यह एक समेकित संहिता है जो दीवानी न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित सभी कानूनों को एकत्रित करती है। एक कोड अपने आप में कानून का समेकन है या एक कानून है जो किसी विशेष विषय से संबंधित सभी कानून को एकत्रित करता है। सरलता, समरूपता, बोधगम्यता और तार्किक सुसंगतता लाने के लिए संहिताकरण का लाभ है। संहिता में न केवल धाराएं शामिल है बल्कि अनुसूची भी शामिल। नियम और उच्च न्यायालय द्वारा पहली अनुसूची में नियमों में संशोधन करने वाले नियम भी शामिल है। संहिता पूर्ण और जो इसे विधियों से भिन्न बनाती है, संहिता उन मामलों को विस्तृत है जिनके संबंध में ये कानून की घोषणा करती है। दूसरे शब्दों में संहिता विशेष रूप से इसके द्वारा निपटाए गए मामलों में संपूर्ण है, मतलब पूरी है। पहले क्या थी? अपूर्ण है, अधूरी, मगर अब ये पूर्ण है। हालांकि जहां संहिता में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यह संपूर्ण नहीं है और ऐसे मामलों में न्यायालय के पास शक्ति है। ऐसे प्रतीत होता है कि कार्य करना उसका कर्तव्य है। इस प्रयोजन के लिए संहिता विशेष रूप से धारा 151 के तहत निहित शक्तियों का प्रावधान करती है। अन्य बातों के साथ साथ इस संहिता की कोई भी बात न्यायालय की निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह ऐसे आदेश दे सके जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो। संहिता की योजना, संहिता की मुख्य विशेषता, इसका न्यायिक अधिनियम की पंक्तियों को दो भागों में विभाजन है। संहिता का निकाय और संहिता के तहत बनाए गए नियम। दूसरे शब्दों में संहिता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, संहिता का मुख्य भाग जिसमें अनुभाग होते हैं 158 खंड है। पहली अनुसूची जिसमें 51 आदेश है, ऑर्डर्स, शेड्यूल्स है। फिर हर आदेश में शामिल किए गए कई नियम है, रूल्स है। इस प्रकार संहिता में 1 नंबर बस शामिल है जिसे संहिता का निकाय कहा जाता है और 2 नंबर नियम है जो केवल
मशीनरी मामलों को संदर्भित करते हैं। पहला भाग जो खंड संहिता का निकाय है, मूल प्रकृति के प्रावधानों से संबंधित है, वे मौलिक है। वे क्षेत्राधिकार के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। वे विधायिका को छोड़कर अपरिवर्तनीय दूसरा भाग की पहली अनुसूची प्रक्रिया के तरीके, विधि और तरीके से संबंधित है, जिसमें संहिता के निकाय द्वारा बनाए गए क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है कि कौन सा मैटर कौन से क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। आदेशों और नियमों वाली अनुसूची को स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उनके पास संहिता के दूसरे भाग में समेत सभी या किसी भी उक्त नियमों को रद्द करने, बदलने या जोड़ने की शक्ति है, बस शर्त कि इस तरह के विलोपन, परिवर्तन या परिवर्धन संहिता के पहले भाग के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है। संहिता का मुख्य भाग अधिक सामान्य शब्दों में व्यक्त किया गया है। इसे विवरण निर्धारित करने वाले नियमों के अधिक विशेष प्रावधानों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अधिक स्पष्ट होने के लिए अनुभाग निर्देश देते हैं। भाग 2 के तहत बनाई गई प्रक्रिया यानी नियम उन निर्देशों का पूरा करने में मदद करते हैं। हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के लिए धारा 26 में कहा गया है कि प्रत्येक वाद को एक वाद पत्र प्रस्तुत करके या ऐसे अन्य तरीके से स्थापित किया जाएगा जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे में समस्या यह है कि वाद पत्र कैसे तैयार किया जाए, पार्टियों के रूप में किसे शामिल करना है, वाद कहाँ प्रस्तुत करना है, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो वाद कैसे प्रस्तुत किया जाएगा और वाद पत्र कैसे तैयार किया जाएगा, वो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। इन सभी समस्या को पहली अनुसूची के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित प्रक्रिया की मदद से हल किया जा सकता है, जो कि संहिता का भाग 2 है। इसी तरह संहिता की धारा 27 में ये प्रावधान है कि जब एक मुकदमा विधिवत रूप से स्थापित किया गया है तो प्रतिवादी को पेश होने और दावे का जवाब देने के लिए एक सम्मन जारी किया जा सकता है और निर्धारित तरीके से तामील किया जा सकता है। सम्मन तामील कराना अति आवश्यक है। यहाँ फिर समस्या यह है कि धारा 27 के आदेश का पालन कैसा किया जाए, सम्मन कैसे जारी किया जाता है, प्रतिवादियों को सम्मन कैसे तामील किया जाता है। इन सभी उलझे हुए मुद्दों को आदेश 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और उसके तहत बनाए गए नियमों की मदद से हल किया जा सकता है कि सम्मन तामील कैसे करते हैं और उसकी पालना कैसे की जाती है, उसके बारे में आदेश 5 के अंदर दिया गया है। एक विशेष तरीके से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए न केवल संहिता बल्कि उन नियमों को भी देखा जाना चाहिए जिन्होंने इसके अभ्यास की सीमा निर्धारित की हो। संहिता के निकाय और नियमों के बीच विभाजन को विभिन्न इलाकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव को सक्षम करने के साथ साथ दोषों को दूर करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया गया था, क्योंकि वे कानून की धीमी प्रक्रिया का सहारा लिए बिना खोजे गए थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।